हेलो दोस्तों, जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान के इतिहास की बात कर रहे थे। राजस्थान के इतिहास में हमने पिछली क्लासों में चौहान राजवंश के बारे में बात करी, जिसमें हमने अजमेर या सांबर के चौहान, रणथंभौर के चौहान और जालोर के चौहानों के बारे में बात कर ली थी। अब हम अपने इतिहास को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले मारवाड़ के राठौड़। किसके बारे में बात करेंगे दोस्तों? मारवाड़ के राठौड़। दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के बारे में बात करें तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश में सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राजस्थान में आने वाली अंतिम राजपूत जाति। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, राजपूत जाति कि राजस्थान में आने वाली अंतिम राजपूत जाति कौन सी थी? तो राठौड़ थे। इनका संबंध कहां से बताया जाता है? तो इनका संबंध कन्नौज से बताया जाता है। कन्नौज से बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, कहां से बताया जाता है? कन्नौज। और कन्नौज में कौन थे? तो दोस्तों गढ़वाल। कौन थे? गढ़वाल। हमने जो चौहानों में बात करी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय में जयचंद गढ़वाल कन्नौज का क्या था? शासक था। तो गढ़वाल कहां के शासक थे? ये कन्नौज के शासक थे, गढ़वाल। तो यहाँ गढ़वालों से, गढ़वाल राजवंश थे ना, उससे संबंध बताया जाता है मारवाड़ के राठौड़ों का। फिर उसके बाद दोस्तों हम इसमें बात करें इनके आदि पुरुष, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का आदि पुरुष, या हम उसी को कह दें मूल पुरुष, या हम इसी को कह दें संस्थापक। तो दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक कौन है? तो है दोस्तों वो राव सिंहा। राव सिंहा ने कब स्थापना करी दोस्तों? तो 1240 ईस्वी में राठौड़ सत्ता की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, तो राव सिंहा ने कब? 1240 ईस्वी में राठौड़ सत्ता की स्थापना की और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया? राजधानी बनाया खेड़ा को। किसको बनाया दोस्तों? खेड़ा को। राजधानी खेड़ा को बनाया। खेड़ा एक स्थान पड़ता है। तो दोस्तों, अपने यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि मारवाड़ के राठौड़ों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो दोस्तों, प्रारंभिक राजधानी खेड़ा थी। और इसी खेड़ा का वर्तमान नाम अगर कोई पूछ ले आपसे तो वो क्या है दोस्तों? बालोतरा, जो लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। बालोतरा का ही प्राचीन नाम क्या है? खेड़ा है। तो दोस्तों, ये हमने बात करी राव सिंहा के बारे में कि राव सिंहा ने 1240 ईस्वी में राठौड़ सत्ता की स्थापना की और राजधानी किसको बनाया? खेड़ा को बनाया। राव सिंहा को मारवाड़ के राठौड़ों का आदि पुरुष, मूल पुरुष या फिर संस्थापक कहा जाता है। और मारवाड़ के राठौड़ों का संबंध कहां से है? तो कन्नौज के गढ़वालों से। और राजस्थान में आने वाली अंतिम जाति कौन सी थी? तो वो थे राठौड़। राजपूत जातियों में कौन थे? राठौड़ थे। फिर दोस्तों, इसके बाद और हम आगे बात करें तो 1200 राव सिंहा के बारे में बात कर रहे हैं। 1273 ईस्वी में पाली के, कहां पे दोस्तों? पाली के बिट्ठू गांव में, पाली के बिट्ठू गांव में गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त। कौन दोस्तों? राव सिंहा। वीर गति को प्राप्त। ठीक है दोस्तों, तो वीर गति को प्राप्त हुआ कौन? राव सिंहा। 1273 ईस्वी में भी अगर हम फिक्स डेट की बात करें तो 9 अक्टूबर, कब दोस्तों? 9 अक्टूबर 1273 ईस्वी को राव सिंहा, अक्टूबर 1273 ईस्वी को राव सिंहा वीर गति को प्राप्त हुआ। कहां पे दोस्तों? तो पाली के बिट्ठू गांव में वीर गति को प्राप्त हुआ। और ये हमें जानकारी कहां से मिलती है इसके बारे में? तो ये जानकारी मिलती है हमें देवल के लेख से। कहां से मिलती है? देवल के लेख से हमें जानकारी मिलती है कि 9 अक्टूबर 1273 ईस्वी को
पाली के बिट्ठू गांव में गायों की रक्षा करते हुए राव सिया वीरगति को प्राप्त हुआ। और हमें एक जानकारी मिलती है इसी देवल के लेख में, हमें देवल के लेख में, एक सेकंड दोस्तों, हमें देवल के लेख में यह जानकारी मिलती है कि इसकी पत्नी, किसकी, राव सिया की पत्नी, इसकी पत्नी पार्वती सोलंकी, पार्वती सोलंकी, सोलंकी इसके साथ सती हुई थी, सती हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हमें जानकारी कहां से मिलती है, देवल के लेख से ये जानकारी मिलती है कि राव सिया की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, तो पार्वती सोलंकी उसका नाम था। और अगर हम बात करें राव सिया के पिता के बारे में, तो पिता कौन थे, तो पिता थे सेतराम। पिता का नाम क्या मिलता है दोस्तों, सेतराम इनके पिता का नाम मिलता है। तो दोस्तों ये हमने बात करी मारवाड़ के राठौड़ वंश के जो प्रारंभिक संस्थापक आदि पुरुष, मूल पुरुष है कौन, राव सिया। तो राव सिया के बारे में हमने बात करी कि जो 9 अक्टूबर 1273 ईस्वी में पाली के बिट्ठू गांव में गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और इन्होंने राठौड़ सत्ता की स्थापना करी और राजधानी खेड़ा को बनाया। और खेड़ा का वर्तमान नाम क्या है, बालोतरा। उसके बाद दोस्तों अगले शासक की बात करें तो अगले शासक थे राव दुहड़। कौन थे, राव दुहड़। दोस्तों अगर हम राव दुहड़ के बारे में बात करें तो राव दुहड़ के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि इन्होंने नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया। नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण, नागणेची माता के मंदिर का निर्माण। दोस्तों नागणेची माता है कौन है, पहले तो मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, कुल देवी। तो दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कौन है, तो मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी कौन है दोस्तों, नागणेची माता। और इस मंदिर का निर्माण कहां पे करवाया, तो मंदिर का निर्माण करवाया नगाना बाड़मेर में, नगाना बाड़मेर। नागणेची माता का जो मुख्य मंदिर है दोस्तों वो कहां है दोस्तों, नगाना बाड़मेर में। और उस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, राव दुहड़ ने उस मंदिर का क्या करवाया दोस्तों, निर्माण करवाया, नगाना बाड़मेर। और यहाँ पे राव दुहड़ ने इस मंदिर का बाड़मेर मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद दोस्तों और अगर हम इसमें बात करें तो ये नागणेची माता की जो मूर्ति है ना वो काष्ठ की प्रतिमा है। किसकी है, काष्ठ की प्रतिमा, काष्ठ की प्रतिमा, काष्ठ की मूर्ति है। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, क्या है, लकड़ी की ये मूर्ति है। और ये राव दुहड़ ये मूर्ति लाया कहां से था, तो ये नागणेची माता की जो प्रतिमा है ये कर्नाटक से लेके आया था। कहां से लाया था, कर्नाटक से लाया। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात करी कि राव दुहड़ ने नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया। नागणेची माता क्या है, तो मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। इसका मंदिर कहां बना हुआ है, नगाना बाड़मेर में। ये मंदिर किसने बनवाया, राव दुहड़ ने बनाया। किसने बनवाया, राव दुहड़ ने। और ये प्रतिमा कैसी है नागणेची माता की, काष्ठ की प्रतिमा है, काष्ठ मतलब लकड़ी की प्रतिमा है। और कर्नाटक से लाया था कौन, राव दुहड़। दोस्तों और अगर हम बात करें तो राव दुहड़ है ना, इसका छोटा भाई था। कैसा भाई, छोटा भाई, छोटा भाई था एक, और उसका नाम था राव दांदल। क्या था उनका नाम, राव दांदल। राव दांदल राव दुहड़ के छोटे भाई थे और इन्हीं राव दांदल के एक पुत्र थे। क्या नाम था दोस्तों, पुत्र। तो राव दांदल के पुत्र थे वो थे पाबूजी राठौड़, पाबूजी राठौड़। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण कि पाबूजी राठौड़ कौन थे, तो पाबूजी राठौड़ अपने राजस्थान के प्रसिद्ध क्या है, लोक देवता है, लोक देवता है, जिनका मंदिर कहां है, कोलूमंड जोधपुर में जिनका क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है। तो पाबूजी राठौड़ का संबंध भी मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से है। तो राव दुहड़ के छोटे भाई राव दांदल, आप लोक देवता में दोस्तों पढ़ोगे आप कि पाबूजी के पिता का नाम क्या है, तो राव दांदल है। और ये राव दांदल किसके छोटे भाई थे, तो राव दुहड़ के छोटे भाई राव दांदल थे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात करी कि नागणेची माता का मंदिर कहां पे, नागणेची की माता का मंदिर नगाना बाड़मेर में। और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राव दुहड़ ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। और ये प्रतिमा कहां से लाए थे, तो ये कर्नाटक से मूर्ति लेके आए थे। और मूर्ति किसकी है, लकड़ी की है, काष्ठ की ये मूर्ति है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करें तो अगले अपने शासक है राव मल्लीनाथ। कौन है दोस्तों, राव मल्लीनाथ। बहुत ही महत्वपूर्ण, राव मल्लीनाथ के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही, मारवाड़
में लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध, लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध। देखो दोस्तों, पाबूजी भी लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है, लेकिन वो शासक नहीं थे। अपना प्रश्न यह है कि मारवाड़ का कौन सा शासक लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध था? तो राव मल्लीनाथ मारवाड़ में लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध। राव मल्लीनाथ मारवाड़ में फिर बाद में लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए। कौन? राव मल्लीनाथ। अगर हम राव मल्लीनाथ लोक देवता है और इनके अगर हम मंदिर की बात करें, क्या है? मंदिर। तो राजस्थान में इनका मंदिर कहां बना हुआ है? तो इनका मंदिर बना हुआ है तिलवाड़ा में। कहां बना हुआ है दोस्तों? तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा कहां है दोस्तों? बाड़मेर। तिलवाड़ा कहां है? बाड़मेर में मल्लीनाथ का मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पे तिलवाड़ा बाड़मेर में पशु मेला लगता है। क्या लगता है दोस्तों? पशु मेला। पशु मेला लगता है। ठीक है दोस्तों, आप एक और बात नोट करके याद रखोगे कि ये तो तिलवाड़ा बाड़मेर है, जहां पे किसका? राव मल्लीनाथ जी का मंदिर है। क्या है? मारवाड़ में लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। और इनका ये लोक देवता में इनका नाम क्या है? मल्लीनाथ जी। क्या नाम है? मल्लीनाथ जी। क्या नाम है? मल्लीनाथ जी का मंदिर बना हुआ तिलवाड़ा बाड़मेर में। एक अपने राजस्थान में और है दोस्तों, तलवाड़ा। क्या है? तलवाड़ा। और ये तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। तलवाड़ा कहां है दोस्तों? बांसवाड़ा। तलवाड़ा कहां है? बांसवाड़ा में। और यहाँ पे त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। त्रिपुरा सुंदरी। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से हो जाता है कि तलवाड़ा कहां है? तो तलवाड़ा तो बांसवाड़ा। और तिलवाड़ा कहां है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। और दोस्तों, हम अगर बात करें तो मल्लीनाथ ने क्या किया? खेड़ा को नहीं, मल्लीनाथ ने जो अपने राजधानी बनाया वो किसको बनाया? मेवानगर को राजधानी बनाया। बहुत महत्वपूर्ण। खेड़ा को राजधानी तो राव सिंह ने बनाया था। मेवानगर को अपनी नवीन राजधानी बनाया। नवीन राजधानी बनाया। ठीक है दोस्तों, तो मेवानगर को राजधानी किसने बनाया? तो मल्लीनाथ ने मेवानगर को राजधानी बनाया। और इसी मेवानगर का वर्तमान नाम क्या है? नाकोड़ा। तो दोस्तों, कुछ भी आ जाए कि मेवानगर को राजधानी किसने बनाया? तो भी मल्लीनाथ ने। और नाकोड़ा को राजधानी किसने बनाया? तो भी किसने बनाया? मल्लीनाथ ने नाकोड़ा को राजधानी बनाया। एक और बात दोस्तों हम यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं कि इनकी कर्मभूमि होने के कारण, इनकी कर्मभूमि होने के कारण इनकी कर्मभूमि होने के कारण बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र को, बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। मल्लीनाथ के नाम पे क्या कहते हैं उसको? मालानी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र को मालानी क्यों कहा जाता है? तो राव मल्लीनाथ के प्रभाव के कारण ही बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मालानी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये हमने बात करी किसके बारे में? राव मल्लीनाथ के बारे में। क्या थे राव मल्लीनाथ? मारवाड़ में लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध। मारवाड़ के अपना प्रश्न यह आएगा कि मारवाड़ में कौन से शासक थे जो लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध थे? तो पाबूजी भी लोक देवता थे, लेकिन पाबूजी राजा नहीं थे, शासक नहीं थे। शासक तो कौन थे उसमें? राव धुवर थे, जबकि मल्लीनाथ स्वयं शासक थे। और इनका मंदिर कहां है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। यहाँ पे क्या लगता है? पशु मेला लगता है। और इनका लोक देवता के रूप में क्या नाम है? मल्लीनाथ जी। और तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। एक इन्होंने मेवानगर को अपनी राजधानी बनाया। बहुत महत्वपूर्ण। अब मारवाड़ के राठौड़ वंश की इससे पहले राजधानी खेड़ा थी, अब राजधानी कहां हो चुकी है दोस्तों? मेवानगर। मेवानगर का ही वर्तमान नाम क्या है दोस्तों? नाकोड़ा जी। और इनकी कर्मभूमि होने के कारण बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आगे बात करें तो आगे अपना शासक आएंगे राव चुंडा। कौन आएंगे दोस्तों? राव चुंडा। तो राव चुंडा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो इन्होंने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। किसको राजधानी बनाया? मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। देखो दोस्तों, यहां पे स्टोरी ये है कि मंडोर पे है ना, मंडोर पे अगर हम बात करें, मंडोर ये दिल्ली सल्तनत के अधीन था। और यहां पे मालवा का शासक इसका सूबेदार था। मालवा का शासक क्या था? इसका सूबेदार था। शासक सूबेदार। मंडोर का क्या था? सूबेदार। ये मंडोर किसके अधिकार में था? तो दिल्ली सल्तनत के अधिकार में था। फिर एक
परिहार होते हैं इंदा परिहार, इंदा परिहार, इंदा परिहार। इंदा परिहारों ने क्या किया? इंदा परिहारों ने मंडोर के ऊपर आक्रमण किया और इंदा परिहारों ने किसको जीत लिया? इंदा परिहारों ने जीत लिया किसको? मंडोर को जीत लिया। फिर इंदा परिहारों ने अपनी लड़की का विवाह करवाया किससे? रावचुंडा से। ठीक है दोस्तों, तो लिखो इसमें इंदा परिहारों ने अपनी लड़की का विवाह रावचुंडा से करवाकर मंडोर दहेज में दिया। मंडोर दहेज में दिया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यहां से कि रावचुंडा को मंडोर क्या मिला था दोस्तों? दहेज में मिला था। और दहेज में भी किसने दिया था? तो इंदा परिहारों ने दिया था। देखो दोस्तों, यहाँ पे स्टोरी ये है कि मंडोर का जो शासक था ना, वो मालवा का सूबेदार था। उसको एक बार चारे की जरूरत थी, तो उन्होंने चारा मांगा था किससे? इंदा परिहारों से घास की गाड़ियां मांगी थी। तो ये इंदा परिहार घास की गाड़ियों के साथ में घास की गाड़ियां भरी और अंदर कुछ हथियार और अपने सैनिकों को बिठा के दुर्ग के अंदर प्रवेश करवा दिया। और फिर दुर्ग में जाने के बाद में इन्होंने दुर्ग पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। लेकिन इंदा परिहारों को इस बात का डर था कि अजमेर से वापिस सेना आकर या फिर जो मालवा का सूबेदार या दिल्ली सल्तनत से वापिस सेना आकर मंडोर उनसे छीन लेगी। तो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी कन्या का विवाह किससे करा लिया? रावचुंडा से करवा करके रावचुंडा को मंडोर क्या दे दिया? इन्होंने दहेज में दे दिया। और फिर रावचुंडा ने मंडोर को क्या बना दिया? अपनी राजधानी बना दिया। इसके बाद दोस्तों अगर हम और रावचुंडा के बारे में बात करें तो रावचुंडा ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए रावचुंडा ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए खाटू डिडवाना पुष्कर व नाडोल को अपने साम्राज्य में मिलाया। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि रावचुंडा ने अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए किस को? खाटू को, डिडवाना को, पुष्कर मतलब अजमेर को और नाडौल को अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपने राज्य का इन्होंने क्या किया दोस्तों? विस्तार किया। इसके बाद दोस्तों आगे हम अगर बात करें, रावचुंडा ने अपनी रानी किशोर कुंवरी, क्या नाम था दोस्तों? बहुत महत्वपूर्ण, किशोर कुंवरी के प्रभाव से अपने छोटे बेटे कान्हा, अपने छोटे बेटे कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों यहां से कि रावचुंडा ने, उनकी एक रानी थी, उसका नाम क्या था? किशोर कुंवरी। और इन्होंने किशोर कुंवरी के प्रभाव के कारण इनका जो छोटा बेटा था ना कान्हा, उस कान्हा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। जबकि इनका बड़ा बेटा था रणमल। क्या नाम था बड़े बेटे का? रणमल नाम था। भाई नियम से शासक तो कौन बनना चाहिए? रणमल। बड़ा बेटा कौन था? ये बड़ा बेटा था इनका रणमल। नियम से शासक बनना चाहिए रणमल, लेकिन रणमल शासक नहीं बना। और रणमल की एक बहन थी दोस्तों, उसका नाम आपको पता होगा, हंसाबाई। ठीक है, ये कौन थी? रणमल की बहन थी। अब दोस्तों यहां से आपको एक स्टोरी याद आ रही होगी कि ये रणमल मारवाड़ से फिर कहां पे आ जाता है दोस्तों? ये रणमल आ जाता है कहां पे? मेवाड़ आ जाता है। समझना आप इस स्टोरी को। आपने वैसे मेवाड़ की अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो हंसाबाई का जिक्र यहाँ पे आता है। उस समय मेवाड़ के शासक थे राणा लाखा। ये सारी चीज वैसे हम मेवाड़ में पढ़ते हैं।
रणमल कहां पे आ गया, मेवाड़ में आया। मेवाड़ का शासक कौन थे उस समय, राणा लाखा। राणा लाखा के जो उस समय पुत्र था उसका नाम था चूड़ा सिसोदिया। क्या नाम था, चूड़ा चूड़ा सिसोदिया, चूड़ा सिसोदिया, चूड़ा सिसोदिया। कौन थे ये राणा लाखा के पुत्र थे। तो ये अपनी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के चूड़ा सिसोदिया के करने के उद्देश्य से ये कहां आया था, मेवाड़ के दरबार में आया था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि ये जैसे मेवाड़ दरबार में आए, राणा लाखा सामने कुर्सी पे बैठे हुए थे और इन्होंने ये प्रस्ताव रखा। तो फिर राणा लाखा ने मजाक मजाक में हंसते हुए कह दिया कि अब बुढ़ापे में मेरे से कौन शादी करेगा, क्योंकि उस समय राणा लाखा की उम्र क्या थी, 80 साल। तो फिर रणमल ने भी कह दिया कि अगर आप मेरी एक बात मान लो तो मैं आपसे भी 80 साल की उम्र में मेरी बहन की शादी करवा सकता हूं। वो बात ये थी कि अगर मैं मेरी बहन की शादी किससे करवा दूं, आपसे करवा दूं, तो आपसे और मेरी बहन से जो संतान उत्पन्न होगी वो आगे मेवाड़ की उत्तराधिकारी बनेगी, तो मैं आपसे शादी करवा सकता हूं। अब राणा लाखा यहाँ पे क्या हो गया, असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उसी समय दरबार में उपस्थित था उनका बड़ा बेटा चूड़ा सिसोदिया। तो अपने पिताजी को असमंजस की स्थिति में देख के चूड़ा सिसोदिया ने वहां पे ये प्रण किया, प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन क्या रहूंगा, कुंवारा रहूंगा और मैं मेवाड़ का राजवंश में राजा नहीं बनूंगा। तो इसी प्रकार अपने पिता का मान रखने के लिए चूड़ा ने क्या करी, वहां पे प्रतिज्ञा करी। इसीलिए चूड़ा सिसोदिया को मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। दोस्तों ये तो हम सारी बात मेवाड़ की हिस्ट्री में करने वाले हैं। मेवाड़ का भीष्म किसको कहा जाता है, चूड़ा सिसोदिया को मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से राणा लाखा की दोस्तों शादी किससे हो गई, हंसाबाई से। राणा लाखा का क्या हो गया दोस्तों, विवाह हो गया। ये बात हम थोड़ी सी दोस्तों मैं इस हिस्ट्री को मेवाड़ की हिस्ट्री से जोड़ रहा हूं। हंसाबाई और राणा लाखा का क्या हो गया, विवाह हो गया। अब इस विवाह के बाद में दोस्तों होता क्या है कि इन दोनों से, हंसाबाई और राणा लाखा से एक पुत्र का जन्म होता है और उसका नाम होता है दोस्तों मोकल। मोकल आपने दोस्तों मेवाड़ की हिस्ट्री में शासक पढ़ा होगा, मोकल। अब मोकल उसके बाद में राणा लाखा की मृत्यु के बाद में उसी शर्त के अनुसार सशर्त ये विवाह हुआ था, तो फिर मोकल शासक बनता है। मोकल शासक बनता है, उस समय मोकल की कम उम्र होती है, तो शासक तो मोकल कर रहा है, लेकिन वो किसकी देखरेख में कर रहा है, चूड़ा सिसोदिया की देखरेख में कर रहा है। लेकिन हंसाबाई चूड़ा सिसोदिया के ऊपर क्या करती है, शक करती है, शंका करती है। तो इस बात से नाराज होकर चूड़ा सिसोदिया मेवाड़ छोड़ के मांडू चला जाता है। कहां चला जाता है, मांडू चला जाता है। तो फिर शासन की जो चूड़ा सिसोदिया के मांडू जाने के बाद में फिर वो शासन कौन देखने लगा दोस्तों, रणमल देखने लगा। रणमल का प्रभाव मेवाड़ में बढ़ गया। इस प्रकार रणमल ने मेवाड़ की सेना की सहायता से कहां पे दोस्तों, वापिस से मारवाड़ पर अधिकार कर लेता है। कौन दोस्तों, रणमल। और इस प्रकार से अगला मारवाड़ का शासक कौन बन जाएगा, रणमल बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हम आगे और बात करने वाले। तो फिर अपना आगे शासक कौन आ जाएगा दोस्तों, रणमल। कौन आएगा, रणमल। और रणमल मारवाड़ पर पुनः अधिकार कर लेता है कब, 1427 ईस्वी में। कब अधिकार करता है, 1427 ईस्वी। और ये रहेगा दोस्तों 1427 से 1438 ईस्वी तक। कहां तक रहेगा, 1438 ईस्वी तक। 1438 में रणमल की क्या हो जाएगी, हत्या हो जाएगी। हम आगे बात करने वाले। तो दोस्तों अभी हमने एक बात समझी कि रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह सशर्त, मतलब शर्त थी, वो शर्त क्या थी अभी हम बात कर चुके। रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह सशर्त मेवाड़ महाराणा लाखा के साथ करवाया। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या क्या कंडीशन बनती है, आप देखना है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, रणमल मेवाड़ में महाराणा मोकल के, लाखा की जब मृत्यु होगी ना, महाराणा कौन बन गए, मोकल बन गए। उस शर्त के अनुसार चूड़ा सिसोदिया राज्य छोड़ दिया। महाराणा मोकल के प्रारंभिक संरक्षक थे। ठीक है दोस्तों, तो हम ये बात पहले ही कर चुके हैं कि इन्होंने फिर मेवाड़ की सेना की सहायता से वापस मारवाड़ पे भी अधिकार कर लिया। मेवाड़ में भी इनका प्रभाव अच्छे से जम गया। लेकिन दोस्तों फिर यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ये होता है कि जो ये मोकल है ना, महाराणा, इन मोकल की मेवाड़ में हत्या हो जाती है 1430
1433 ईस्वी में। कब होती है? 1433 ईस्वी में किसकी हत्या हो गई? हत्या हो गई। किसकी हत्या हुई? महाराणा मोकल की हत्या हो गई। मोकल की हत्या हो गई। तो दोस्तों मोकल का जो पुत्र था वो कौन था? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। कुंभा कौन थे? जो आगे शासक बनते हैं फिर। महाराणा कुंभा मोकल के क्या थे? पुत्र थे। तो फिर महाराणा कुंभा उस समय कम उम्र के थे, तो वापस से रणमल का हस्तक्षेप मेवाड़ के राज्य में ज्यादा बढ़ गया और ये क्या करने लगा? मेवाड़ के जो दरबारी थे ना उनको हटा हटा के, स्थानीय दरबारियों को हटा के फिर अपने जो विश्वसनीय जो दरबारी थे उनको क्या करने लगा? ये स्थापना करने लगा या फिर यहाँ उनको स्थापित करने लगा। और इसी के अंतर्गत जब इस बात का विरोध किया एक व्यक्ति ने, उसका नाम था राघव देव। जब राघव देव ने इस बात का विरोध किया तो फिर रणमल ने राघव देव की हत्या करवा दी मेवाड़ में। रणमल ने मेवाड़ में क्या करवा दी दोस्तों? राघव देव की हत्या करवा दी। और जब रणमल ने राघव देव की हत्या करवा दी तो फिर जो मेवाड़ के सरदार थे, तो मेवाड़ के सरदारों ने क्या क्या किया? जो चिड़ोर सिसोदिया मांडू चला गया था उसको वापस मांडू से बुलाया और सारी स्थिति से अवगत करवाया। जब चूड़ा सिसोदिया वापस से मांडू आ जाता है और कुंभा के भी इधर ये ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा था, तो चूड़ा सिसोदिया और महाराणा कुंभा ने मिलकर के एक दासी थी, उसका नाम था भारमल्ली, के सहयोग से मेवाड़ में रणमल की हत्या करवा दी। कब करवाई दोस्तों रणमल की हत्या? तो देख लो 1438 ईस्वी तक रणमल शासक रहना है ना, तो क्या किया इन्होंने? 1438 ईस्वी में। कब? 1438 ईस्वी में भारमल्ली के सहयोग से, क्या था उस दासी का नाम? ये हम मेवाड़ की हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं वैसे। 1438 ईस्वी में भारमल्ली के भारमल्ली के सहयोग से कुंभा ने रणमल की हत्या करवा दी। रणमल की हत्या करवा दी। हत्या करवा दी। ठीक है दोस्तों, किसकी हत्या करवा दी? यहां पे रणमल की हत्या हो गई। किसने करी हत्या? तो चूड़ा सिसोदिया जो मेवाड़ का भीष्म पितामह कहलाता है वो, और फिर महाराणा कुंभा, दोनों ने मिलके, किस? भारमल्ली एक दासी थी, उसके सहयोग से रणमल की क्या हो गई? हत्या हो गई मेवाड़ में। अब ये रणमल का जो बेटा था ना दोस्तों, उस समय रणमल का बेटा था जोधा। रणमल का बेटा कौन था? जोधा। ये भी उस समय कहां पे था? मेवाड़ में ही स्थित था। मेवाड़ में स्थित था। तो फिर ये यहां से जब इसको पता चला कि उसके पिताजी की हत्या हो चुकी है और मेवाड़ महाराणा ने करवाई है, तो ये यहां से भागता है। यहां से भाग के कहां जाता है? मारवाड़ जाता है। तो मेवाड़ की सेना चूड़ा सिसोदिया के नेतृत्व में जोधा का पीछा करती है और जोधा भाग के कहां जाएगा भाई? उस समय राजधानी कहां है? मंडोर राजधानी थी, ये मंडोर गया। तो फिर चूड़ा सिसोदिया ने मंडोर पर, चूड़ा सिसोदिया कह लो चाहे फिर महाराणा कुंभा है, कुंभा ने किस पे अधिकार कर लिया? मंडोर पे आक्रमण किया और ये मंडोर पर भी क्या कर लेता है? चूड़ा सिसोदिया अधिकार कर लेता है। तो ये जोधा मंडोर से भाग के काहुनी गांव में जाके शरण लेता है। कहां पे शरण लेता है? ये काहुनी गांव में जाके शरण लेता है। अब देखो दोस्तों, ये मेवाड़ और मारवाड़ के ये इस प्रकार से गतिरोध चल रहा है। अब इस गतिरोध से बताओ मुझे दुखी कौन होगा? कौन दुखी होगा भाई? तो दुखी कौन होगा? ये हंसाबाई। क्यों हंसाबाई क्यों दुखी होगी? तो देखो दोस्तों, हंसाबाई, ये जो हंसाबाई है, इस हंसाबाई का एक तो इधर बैठा है दोस्तों कौन? भाई कौन है दोस्तों? रणमल भाई। और इसका पुत्र कौन है दोस्तों? कौन है? जोधा। एक तो इसके भाई की यहाँ पे हत्या होगी। एक इधर इसका जो बेटा था वो कौन था दोस्तों? मोकल कौन था? इसका पुत्र था। समझना, इसको हिस्ट्री समझने की चीज है। मोकल क्या था? हंसाबाई का पुत्र था। और ये कुंभा कौन है? कुंभा उसका पौत्र है। कुंभा की तो ये क्या है? दादी है, और कुंभा उसका क्या है? पौत्र है। अब लड़ाई किसके मध्य हो रही है? ये इधर तो इसका कौन है? भाई का लड़का, मतलब कौन है? ये भतीजा। कौन है? हंसाबाई का भतीजा है ना? कौन है? भतीजा। और ये कौन है? इसका पौत्र है। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य में लड़ाई हो रही है। तो फिर अब क्या करेगी? हंसाबाई मध्यस्थता करके कुंभा और जोधा के मध्य में क्या करवाएगी? एक संधि करवा देगी। और फिर इसके बाद में क्या होता है देखो दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? जोधा के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? जोधा। तो जोधा को राव जोधा क्या हो जाएगा दोस्तों? राव जोधा। शासक को हम कब से मान ले? 1438 में इसके पिताजी की हत्या हो गई 1438, और ये 1438 से लेके शासक रहेगा राव जोधा 1889 19 ईस्वी तक शासक रहेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले अगर बात करें तो कब दोस्तों? 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में हंसाबाई जो इसकी क्या थी? बुआ थी। राव जोधा की क्या थी? बुआ थी। 1453 ईस्वी में हंसाबाई ने जोधा व कुंभा के
मध्य आवल भावल की संधि करवाई। कौन सी संधि करवाई दोस्तों? आवल भावल की संधि। आवल भावल की संधि करवाई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आवल भावल की संधि करवाई किस किस के मध्य हुई दोस्तों? आवल भावल की संधि कराई। किस किस के मध्य हुई आवल भावल की संधि? तो जोधा और कुंभा के मध्य हुई। किसने मध्यस्थता करके करवाई? तो हंसाबाई ने मध्यस्थता करके करवाई। और कौन सी संधि करवाई? आवल भावल की संधि करवाई। और इस संधि के तहत हुआ क्या दोस्तों? इस संधि के तहत इस जो मेवाड़ और मारवाड़ में लड़ाई चल रही थी ना, उसको खत्म करना था। किसका? हंसाबाई का उद्देश्य। इस संधि के तहत मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया। क्या किया गया दोस्तों? मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया। किसके तहत? आवल भावल की संधि के तहत। एक और चीज हुई इस संधि के तहत। क्या हुआ? कुंभा के पुत्र रायमल व जोधा की पुत्री हंसाबाई तो जोधा की हो गई, बुआ हो गई। हंसाबाई ने श्रृंगार देवी, जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह करवाया। तो ये लड़ाई थी वो किसमें बदल गई? वापिस से नया रिश्ता हो गया, पुराना रिश्ता तो था ही। श्रृंगार देवी का विवाह करवाया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमने बात करी किसके बारे में? राव जोधा के टाइम पे 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि होती है। किस किस के मध्य? राव जोधा और मेवाड़ महाराणा कुंभा के मध्य। कौन करवाता है? हंसाबाई करवाती है। और इस संधि के तहत क्या हुआ? एक तो मेवाड़ मारवाड़ की सीमाओं का क्या किया गया? निर्धारण किया गया। और एक कुंभा के पुत्र था रायमल। क्या नाम था उसका? रायमल। और जोधा की पुत्री थी कौन दोस्तों? श्रृंगार देवी। इन दोनों का विवाह करवाया गया किसके तहत? आवल भावल की संधि के तहत करवाया गया। इसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें। अब दोस्तों अब कुंभा क्या करता है? 1459 ईस्वी में कुंभा कहां आ गया? मारवाड़ पढ़ रहे हम, मेवाड़ थोड़ी पढ़ रहे। 1459 ईस्वी में राव जोधा ने जोधपुर बसाया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। जोधपुर कब बसाया राव जोधा ने? 1459 ईस्वी में। दोस्तों अब हम मेवाड़ और इसको समांतर करके चल ही रहे हैं, तो यहां मैं आपको समांतर करके एक और बता देता हूं कि आपको 1459 में प्लस करने 100। कितने प्लस करोगे? 100। मतलब कि 1559 ईस्वी में उदय सिंह ने उदयपुर बसाया। जोधपुर की स्थापना के 100 साल बाद में किसकी स्थापना हुई? उदयपुर की स्थापना हुई। ये आपको याद रखना, एक्स्ट्रा नॉलेज इसके साथ में। और दोस्तों हम आगे बात करें तो चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, तो चिड़ियाटुक की पहाड़ी पे किस दुर्ग का निर्माण करवा दिया दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया। देखो दोस्तों, राव जोधा ने जोधपुर बसाया और जोधपुर को क्या बना दिया इन्होंने? अपनी राजधानी बना दिया। तो दोस्तों अब ये जोधपुर मारवाड़ राजवंश की क्या बन जाती है? या फिर यहां से ये कहलाए फिर जोधपुर के राठौड़। इससे पहले क्या थे? मारवाड़ के राठौड़। तो जोधपुर को इसने राजधानी बना दिया। अब देखो राजधानी कितनी आ चुकी दोस्तों? सर्वप्रथम राजधानी क्या थी? खेड़ा थी। उसके बाद राजधानी क्या बना? नाकोड़ा बना। उसके बाद राजधानी क्या बना? मंडोर बना। चूड़ा ने बनाया मंडोर। और अब राजधानी क्या बन चुका है दोस्तों? अब राजधानी बन चुका है क्या? जोधपुर राजधानी बन चुका है। और चिड़ियाटुक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। दोस्तों इस दुर्ग के बारे में आपको पता होगा कि इस दुर्ग के समय राजिया नामक व्यक्ति का बलिदान दिया गया। उसको दीवारों में जिंदा चुनवाया गया। राजिया नामक व्यक्ति का बलिदान दिया गया, या फिर उसको दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। इसके अगर हम मेहरानगढ़ दुर्ग के और
नामों की बात करें तो इसको एक तो कहते हैं मयूर ध्वजगढ़, क्या कहते हैं? मयूर ध्वजगढ़, मयूर ध्वजगढ़, या इसी को कहते हैं गढ़ चिंतामणि। क्या कहते हैं दोस्तों? गढ़ चिंतामणि भी किस दुर्ग को कहते हैं? तो गढ़ चिंतामणि भी किसको कहते हैं? मेहरानगढ़ दुर्ग को ही कहते हैं। और यह दुर्ग किसके आशीर्वाद से? तो इस दुर्ग का निर्माण करणी माता के आशीर्वाद से करवाया गया दोस्तों। किसके आशीर्वाद से? करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता के आशीर्वाद से मेहरानगढ़ दुर्ग की क्या रखी गई दोस्तों? नींव रखी गई करणी माता के आशीर्वाद से दोस्तों। और अगर हम बात करें तो ये राव जोधा है ना, राव जोधा, इस राव जोधा का 5वां पुत्र था राव जोधा, इसका 5वां पुत्र था राव बिका। राव बिका, इस राव बिका के और राव जोधा के किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, तो इस कारण से राव बिका 1465 ईस्वी में, 1465 ईस्वी में जोधपुर छोड़ देता है और जोधपुर छोड़ के चला जाता है कहां पे दोस्तों? जांगल प्रदेश में। कहां पे चला जाता है? जांगल प्रदेश में। और ये जांगल प्रदेश में 23 वर्षों तक, कितने वर्षों तक दोस्तों? 23 वर्षों तक संघर्ष करता है। फिर 23 वर्षों के बाद में जांगल प्रदेश में 1488 ईस्वी में, 1488 ईस्वी, अगर तिथि की बात करें वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया, कौन सी तिथि दोस्तों? वैशाख शुक्ल तृतीया। त्योहार पढ़े दोस्तों हमने, याद आ रहा होगा इस दिन कौन सा त्योहार है? वैशाख शुक्ल तृतीया, आखा तीज। कौन सा है? आखा तीज। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। आखा तीज के दिन राजस्थान में सर्वाधिक क्या होते हैं? बाल विवाह होते हैं। तो आखा तीज के दिन जांगल प्रदेश में राव बिका ने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना करी, या बीकानेर शहर की स्थापना करी राव बिका ने। कब दोस्तों? 1488 ईस्वी में। तो ये कौन था राव बिका? राव जोधा का 5वां पुत्र था, 5वां पुत्र था। कौन? राव बिका। यहां से फिर बीकानेर के राठौड़ स्टार्ट हो जाते हैं, जो हम जोधपुर के राठौड़ों के बाद में उनके बारे में हम क्या करने वाले दोस्तों? बात करने वाले। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बात करें, ये तो हमने बात कर ली किसके बारे में? बिका के बारे में एक्स्ट्रा बात होगी। 1452 की संधि के बाद इसको टाइम मिला, तो फिर इसने 1459 ईस्वी में जोधपुर बसाया, उसको अपनी राजधानी बना लिया। जोधपुर बसाने के 100 साल बाद में 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर बसाया, उदयपुर, महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर बसाया। जोधपुर में ही चिड़िया टूक की पहाड़ी पर करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता जिसका बचपन का रिद्धुबाई था, है ना, करणी माता के आशीर्वाद से मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और इस दुर्ग के निर्माण के जो दीवारें थी उसमें राजा नामक व्यक्ति को जिंदा चुनवाया गया था। इसका अन्य नाम मयूर ध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि भी मिलता है। और फिर जोधा का 5वां बेटा राव बिका, और उसने 1465 ईस्वी में जांगल प्रदेश में, 1488 ईस्वी वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन बीकानेर बसाया था। इसके बाद दोस्तों और हम आगे बात करें इसके बारे में, तो आगे अपने बात क्या है? जोधा की रानी, जोधा की रानी जसमादे ने, क्या नाम था दोस्तों उसका? जसमादे। जोधा की रानी जसमादे ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? रानीसर तालाब का निर्माण जोधा की रानी जसमादे ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। क्या करवाया दोस्तों? रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। और दोस्तों ये जो रानीसर तालाब है ना, इसी तालाब से मेहरानगढ़ दुर्ग में पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती है। मेहरानगढ़ दुर्ग में पेयजल सुविधा उपलब्ध। ठीक है दोस्तों, बहुत बार प्रश्न बना हुआ है, आगे भी बन सकता है कि किस तालाब से मेहरानगढ़ दुर्ग में पेयजल की सुविधा उपलब्ध होती थी? तो रानीसर तालाब से मेहरानगढ़ दुर्ग में पेयजल सुविधा उपलब्ध। ठीक है दोस्तों, तो ये हम बात कर चुके हैं किसके बारे में दोस्तों? राव जोधा के बारे में, कि राव जोधा ने क्या किया दोस्तों? 1438 से 1489 तक शासन किया। 1453 ईस्वी में हंसाबाई ने मध्यस्थता करके, हंसाबाई ने जोधा और कुंभा के मध्य आवल बावल की संधि करवाई। तो मध्यस्थता किसने करी? हंसाबाई ने करी। क्यों मध्यस्थता करी ये भी हम बात कर चुके हैं। इस संधि के तहत मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण किया गया। कुंभा के पुत्र रायमल और जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी का विवाह इसी संधि के तहत हुआ। फिर हमने बात करी कि इसने जोधपुर बचाया, चिड़िया टूक की पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। अब दोस्तों हम अगले शासक की बात करते हैं। तो दोस्तों अपना अगला शासक है राव सातल। कौन है दोस्तों? राव सातल। राव सातल दोस्तों शासक कब तक रहेगा? तो अभी हमने बात करी ना कुंभा कहां तक था, तो कुंभा था 1489। तो राव सातल रहेगा 1489 से 1492, 1492 ईस्वी तक। कौन शासक रहेगा दोस्तों? तो राव सातल शासक रहेगा। कौन शासक रहेगा? राव सातल शासक रहेगा। अब दोस्तों राव सातल के बारे में अगर हम बात करें, इनकी पत्नी
फूला भटियानी, क्या था उनका नाम? फूला भटियानी। इनकी पत्नी या रानी कह दो, राजाओं की तो रानी होती है, इससे पत्नी तो हमारे होती है। इनकी पत्नी फूला भटियानी ने इनकी पत्नी रानी फूला भटियानी ने फुलेराव तालाब का निर्माण करवाया। फुलेराव तालाब का निर्माण करवाया। तालाब का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, तो फूला भटियानी किसकी पत्नी थी? राव सातल की पत्नी थी। ये कोई बात महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ये बात महत्वपूर्ण है। फूला भटियानी ने फुलेराव तालाब का निर्माण करवाया जोधपुर में। इसके बाद दोस्तों हम और आगे बात करें तो 1492 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1492 ईस्वी में एक युद्ध हुआ। वो युद्ध था पिपाड़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? 1492 ईस्वी में पिपाड़ के युद्ध में 1492 ईस्वी में पिपाड़ के युद्ध में अजमेर के मल्लू खान, क्या नाम था दोस्तों? मल्लू खान को पराजित किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, मल्लू खान को पराजित किया। इस मल्लू खान का सेनापति था दोस्तों गुडले खान। क्या नाम था? गुडले खान। कौन था दोस्तों? ये सेनापति था। सेनापति कौन था दोस्तों? सेनापति। दोस्तों इस पिपाड़ के युद्ध में क्या हुआ? राव सातल ने बहुत वीरता के साथ में युद्ध किया और युद्ध जीत लिया, पर यह रणभूमि में बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। और घायल होने के कारण उसी दिन शाम को राव सातल की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। राव सातल वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर उसकी याद में मारवाड़ में इनकी याद में राव सातल की याद में गुडला नृत्य किया जाता है। गुडला नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है दोस्तों? गुडला नृत्य किया जाता है। और इस गुडले नृत्य में क्या होता है दोस्तों? मारवाड़ में महिलाएं इस प्रकार से एक छिद्रित मटका लेती है। कैसा मटका लेती है दोस्तों? छिद्रित मटका लेती है। और उस मटके में क्या करती है? जैसे उस मटके के क्या होते हैं दोस्तों? छिद्र होते हैं। और छिद्रित मटके के अंदर एक क्या रखती है दोस्तों? वो दीपक रखती है। और एक दीपक रख के फिर वो क्या करती है? नृत्य करती है। तो छिद्रित मटका लेके जो नृत्य करती है वो नृत्य कौन सा कहलाता है दोस्तों? गुडला नृत्य वो कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हम अगले शासक की बात करें तो अगला शासक अपना बन जाएगा राव सुजा। दोस्तों राव सुजा शासक कब बनेगा? तो देखो अभी हमने बात करी कि अपना राव सातल कब 1492 तक रहा, तो ये 1492 में शासक बनेगा। कब बनेगा? 1492 ईस्वी में राव सुजा शासक बनता है। और ये शासक कब तक रहेगा? तो ये शासक रहेगा 1515 ईस्वी तक। कब तक रहेगा? 1515 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, अब इसके काल में होता क्या? तो इसके काल में ये होता है, प्रश्न बना हुआ है एक बार कि राव बीका हमने बात कर ली ना 1488 ईस्वी में बीकानेर में स्वतंत्र राठौड़ राजवंश की स्थापना कर दी। राव बीका ने जोधपुर के चारों ओर घेरा डाला, मतलब आक्रमण करने के लिए चारों ओर घेरा डाला। ठीक है दोस्तों, तो राव बीका ने किसके समय? राव बीका ने जोधपुर के चारों ओर क्या डाला दोस्तों? यहाँ पे घेरा डालो। राव बीका ने घेरा डाला। फिर तो क्या हुआ? वो घेरा उसने किस लिए डाला? क्योंकि उसने स्वतंत्र राठौड़ सत्ता की स्थापना कर ली थी। लेकिन जो राठौड़ों के जो परंपरागत जो राज्य चिन्ह थे वो सब कहां थे? जोधपुर में थे। उसके पास कुछ भी नहीं थे, तो वो परंपरागत राज्य चिन्ह लेना चाह रहा था। तो फिर राजमाता जसमादे के कहने पे कुछ राज्य चिन्ह बीका को दिए गए। राजमाता जसमादे कौन थी? तो बीका की मम्मी थी भाई। अभी हमने आगे बात करी ना, जसमादे ने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया। राव जोधा की पत्नी थी। तो बीका की मम्मी थी, है ना। राजमाता जसमादे के कहने पर कहने पर कुछ राज चिन्ह बीका को दिए गए। ठीक है दोस्तों,
तो इस प्रकार बीका ने आके कहां पे घेरा डाल दिया था, मारवाड़ दुर्ग के चारों ओर में घेरा डाल दिया था। तो उसी घेरे के कारण राजमाता जसमादेव ने कहा कि बेटा ऐसे प्रकार से लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, और तुम क्या करो, इसको भी कुछ क्या कर दो, राज चिन्ह वगैरह दे दो। और अगर हम इनके समय में महत्वपूर्ण बात करें तो इनके समय महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके समय राव वीरमदेव ने, किसने, वीरमदेव देव ने मेड़ता में स्वतंत्र राठौड़ सत्ता की स्थापना करी। राठौड़ सत्ता की स्थापना की। तो देखो दोस्तों, जो मेड़ता है ना, उसमें राठौड़ सत्ता की स्थापना किसने करी थी, तो मेड़ता में राठौड़ सत्ता की स्थापना अपने किसने करी थी, तो मेड़ता में राठौड़ सत्ता की स्थापना करी अपने राव सुजा के द्वारा की गई। ठीक है दोस्तों, तो आपको राव सुजा के समय यही बात याद रखनी है कि एक तो राव बीका ने क्या किया, जोधपुर दुर्ग के चारों ओर घेरा डाला, फिर राजमाता जसमादेव के कहने पर क्या किया गया, कुछ राज चिन्ह बीका को प्रदान किए गए। और इनके समय राव वीरम ने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बना हुआ है दोस्तों, कि जोधपुर के किस शासक के समय मेड़ता में स्वतंत्र राठौड़ सत्ता की स्थापना हुई, तो किसके समय, सुजा के समय। और मेड़ता में स्वतंत्र राठौड़ सत्ता की स्थापना किसने करी, राव वीरम ने स्थापना करी। इसके बाद दोस्तों हम अगले शासक की बात करें तो अपना अगला शासक है राव बीका। बीका कहां से आ गया, राव बीका ने तो बीकानेर में स्थापना कर दी। राव गंगा कौन है दोस्तों, राव गंगा कहां से कहां तक रहेगा, तो दोस्तों अभी हमने बात करी 1515 से लेकर 1531 ईस्वी तक, 1515 से 1531 ईस्वी तक कौन रहेगा दोस्तों, राव गंगा। देखो दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा इधर वापस मेवाड़ की हिस्ट्री से जोड़ता हूं। दोस्तों आपको पता होगा मेवाड़ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध होता है, खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध दोस्तों, खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो खानवा का युद्ध हुआ किस किस के मध्य, एक तरफ तो था कौन, बाबर, उस समय मुगल आ चुके थे 1526 में, और एक तरफ कौन था, राणा सांगा, महाराणा सांगा। और ये खानवा का युद्ध होता कब है दोस्तों, 1527 ईस्वी में। और खानवा के युद्ध में राणा सांगा के नेतृत्व में राजपुताना के लगभग सभी शासक लड़े थे। तो मारवाड़ से भी राव गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को 4000 सैनिक देकर के भेजा था। तो दोस्तों यही बात हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। ठीक है, क्या बात है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए, राणा सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र मालदेव को 4000, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, 4000 सैनिक देकर सहायता हेतु भेजा। ठीक है दोस्तों, तो अपना ये यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था। देखो कई बार हमें ये गलतफहमी हो जाती है कि सेना लेके कौन आ रहा है, मालदेव आ रहा है, तो हमें यूं लगता है कि मालदेव उस समय मारवाड़ का शासक होगा, लेकिन उस समय मालदेव मारवाड़ का शासक नहीं था, जबकि उस समय मारवाड़ का शासक कौन था, राव गंगा था। और गंगा ने अपने पुत्र को भेजा था, उस समय पुत्र कौन था, मालदेव। और मालदेव 4000 सैनिक लेकर राणा सांगा की सहायता करने के लिए आया था। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको पता रखनी। एक बात और आपको पता रखनी है, वो बात क्या है, 1529 ईस्वी के 1529 ईस्वी के सेवकी के युद्ध में, कौन सा युद्ध, सेवकी के युद्ध में राव शेखा को, कौन है, राव शेखा को पराजित किया। राव शेखा को, सेवकी के युद्ध में राव शेखा को पराजित किया। तो 1529 ईस्वी में सेवकी के युद्ध में राव शेखा को किसने पराजित किया, तो राव शेखा को पराजित किसने किया दोस्तों, गंगा ने राव शेखा को सेवकी के युद्ध में पराजित किया। और सेवकी का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो सेवकी का युद्ध राव गंगा और राव शेखा के मध्य में, राव गंगा और राव शेखा के मध्य में सेवकी का युद्ध हुआ। फिर उसके बाद में दोस्तों क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है देखना आप यहाँ पे,
कि 1531 ईस्वी में मालदेव ने अपने पिता गंगा की हत्या कर दी। देखो दोस्तों, ये अब इसने मालदेव ने, जो मारवाड़ के राठौर वंश का प्रतापी शासक है, उसने अपने पिता की हत्या करी थी और पिता का नाम क्या था? गंगा। तो इस प्रकार से मालदेव दोस्तों क्या कहलाएगा? पितृहंता। क्या कहलाएगा? पितृहंता। तो मारवाड़ में जो पितृहंता है वो दोस्तों कौन है? तो मारवाड़ में पितृहंता अपने कौन है दोस्तों? तो मारवाड़ में पितृहंता कौन है? राव मालदेव। मारवाड़ के शासकों में दोस्तों क्या हो गया? इधर पितृहंता हो गया। और दोस्तों देखो, हम अगर इन पितृहंताओं के बारे में बात करें तो एक तो मालदेव ने अपने पिता गंगा की क्या कर दी? हत्या कर दी। देखो, कहते हैं कि राव मालदेव बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और जो राव गंगा है ना, वो अंतिम समय में दिन भर अफीम के नशे में रहता था, बहुत ज्यादा अफीम की तुनक में ही रहता था और अफीम लेता था। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि एक दिन जब ये मेहरानगढ़ दुर्ग के झरोखे में बैठे हुए थे तो कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि गंगा ने उसको धक्का दे दिया, मालदेव ने गंगा को धक्का दे दिया और उसको मार दिया। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गंगा स्वयं ही गिर गए थे। हो सकता है कि गंगा जो स्वयं गिरने की जो बात करे वो इतिहासकार मालदेव को बदनामी से बचाना चाह रहे होंगे, लेकिन बात तो यह है कि मालदेव ने क्या कर दिया? अपने पिताजी की हत्या कर दी। तो दोस्तों मालदेव फिर क्या कहलाएगा यहाँ पे? तो राठौड़ों का पितृहंता। राठौड़ों का पितृहंता। ठीक है दोस्तों, तो राठौड़ों का पितृहंता तो कौन हो गया? मालदेव। लेकिन दोस्तों राठौड़ों का पितृहंता एक और आएगा आगे, जसवंत सिंह का पुत्र होगा अजीत सिंह, औरंगजेब के टाइम पे। आगे हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में। शासक कौन होता है दोस्तों? अजीत सिंह। और अजीत सिंह का एक बेटा होता है, उसका नाम होता है बखत सिंह। क्या नाम होता है दोस्तों? बखत सिंह। बख्त सिंह। क्या नाम होता है दोस्तों उसका? बख्त सिंह। ये जो बख्त सिंह है वो भी किसकी हत्या करेगा? पिता अजीत सिंह की। तो ये भी राठौड़ों का क्या हो गया? पितृहंता। तो दोस्तों राठौड़ों में पितृहंता कितने हो गए? 2 पितृहंता हो गए। एक तो कौन है पितृहंता? मालदेव। एक कौन है? बखत सिंह। ये हम आगे बात करने वाले। हमने दोस्तों जब चौहान पढ़े, चौहानों में भी हमने देखा था कि आना जी की हत्या उन्हीं के पुत्र किसने करी थी? उन्हीं के पुत्र जगदेव के द्वारा की गई। जगदेव, आना जी का जो पुत्र था ना जगदेव, उसने आना जी की क्या करी दोस्तों? हत्या करी। ये हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। तो चौहानों का पितृहंता, किसका पितृहंता? चौहानों का पितृहंता। चौहानों का पितृहंता दोस्तों कौन है? जगदेव है। ऐसे अगर हम बात करें मेवाड़ के सिसोदियों का पितृहंता, मेवाड़ की सिसोदिया, तो जो कुंभा थे ना दोस्तों, कुंभा की हत्या उन्हीं के पुत्र उदा ने की थी। उदा, तो उदा क्या है दोस्तों? उदा अपने मेवाड़ की सिसोदिया राजवंश का क्या है दोस्तों? पितृहंता है। तो इस प्रकार से राव गंगा की हत्या करके 1531 ईस्वी में दोस्तों अपने अगले शासक कौन बन जाएंगे? राव मालदेव। ठीक है दोस्तों, अब कौन शासक बनेंगे? राव मालदेव। अपने पिता की हत्या करके शासक बने तो राव मालदेव को कुछ दिन तो जोधपुर से बाहर रहना पड़ा, लेकिन फिर धीरे धीरे ये वापस जोधपुर में आ गए और ये शासक तो बन गए थे 1531 ईस्वी में। और 1531 ईस्वी से राव मालदेव है वो शासक रहेंगे 1562 ईस्वी तक। कहां तक शासक रहेंगे दोस्तों? 1562 ईस्वी तक अपने मारवाड़ में कौन शासक रहेंगे? राव मालदेव। देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं मालदेव के बारे में। तो मालदेव के बारे में एक बात है कि फारसी इतिहासकारों ने, कौन से फारसी इतिहासकारों ने फारसी इतिहासकारों ने मालदेव को हसमत वाला शासक कहा। हसमत वाला शासक कहा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फारसी इतिहासकारों ने किसको हसमत वाला शासक कहा? तो किसको कहा हसमत वाला शासक? हसमत वाला शासक मालदेव को। और हसमत वाला शासक का मतलब होता है शक्तिशाली। क्या होता है? शक्तिशाली शासक किसको कहा जाता है? मालदेव को कहा जाता है। इसके बाद में और अगर हम मालदेव के बारे में बात करें तो मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, विजेता कहा जाता है 52 युद्धों का क्या कहा जाता है इसको दोस्तों? विजेता कहा जाता है। जब ये कितने युद्धों का? 52 युद्धों का। दोस्तों आप याद करो,
हमने रणथंबोर के चौहान पढ़े थे और उसमें हमने बात करा 16 युद्धों का विजेता, 16 युद्धों का विजेता। तो 16 युद्धों का विजेता किसको कहा जाता है? तो 16 युद्धों का विजेता हमीरदेव चौहान को कहा जाता है। हमीरदेव चौहान जो रणथंबोर का प्रतापी शासक था, तो हमीरदेव चौहान को तो कहा जाता है दोस्तों 16 युद्धों का विजेता, जबकि 52 युद्धों का विजेता दोस्तों किसको कहा जाता है? अपने राव मालदेव को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। जब राव मालदेव शासक बना तो उसके पास में 2 परगने थे। कितने परगने थे? 2 परगने थे। जब शासक बना उसमें इसके पास 2 परगने थे, लेकिन इसने अपनी सूरवीरता से कितने परगनों की संख्या कर दी? 58 परगने कर दी अपने राज्य में। तो इससे ही आप अनुमान लगा सकते हो कि राव मालदेव ने अपने जीवन में जो 52 युद्धों में क्या कमाया था। और इसने है ना किसको पे जोधपुर क्या बीकानेर एवं बीकानेर व अजमेर पर, अजमेर में भी क्या दोस्तों? तारागढ़ अजमेर पर अधिकार किया। ठीक है दोस्तों, तो जिस बीकानेर में राव बीकानेर 1488 ईस्वी में स्वतंत्र राठौड़ सत्ता की स्थापना करी थी, उसी बीकानेर में वापिस जोधपुर के राठौड़ों का अधिकार किसने कर लिया? राव मालदेव ने वापिस से जोधपुर के राठौड़ों का अधिकार कर लिया। और अगर हम दोस्तों इसके बारे में बात करें राव मालदेव के बारे में, तो अच्छा निर्माण करता भी था, अच्छा निर्माण करता था। तो दोस्तों इसने निर्माण में क्या क्या करवाया? एक तो इसने मालकोट के किले का निर्माण करवाया, मालकोट का किला क्या करवाया इसका दोस्तों? निर्माण करवाया इसने। मालकोट का किला कहां है? तो मेड़ता में। कहां पे? मालकोट का किला मेड़ता में। मालकोट के किले का निर्माण करवाया। एक इसने करवाया सोजत के किले का निर्माण, सोजत का किला क्या लिख दो आप? डायरेक्ट सोजत का किला लिख दो। सोजत का किला कहां है दोस्तों? पाली में। पता होगा आपको सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। राजस्थान में मेहंदी कहां की फेमस है? तो सोजत की मेहंदी प्रसिद्ध है। एक पोखरण का दुर्ग, पोखरण का किला का, ये पोखरण तो वैसे कहां है दोस्तों? जैसलमेर में है, जैसलमेर। और इस पोखरण के किले का इसने पुनर्निर्माण करवाया, हड़पे देवाई केवल पुनर्निर्माण करवाया। तो इसने भी दुर्गों का निर्माण करवाया। वैसे दोस्तों अपने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण तो महाराणा कुंभा ने करवाया। मेवाड़ में 84 दुर्ग है, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण अकेले महाराणा कुंभा ने करवाया। इसीलिए महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। लेकिन ये अपने राव मालदेव ने भी कुछ दुर्गों का निर्माण करवाया। मालकोट के किले का निर्माण मेड़ता में करवाया, सोजत के किले का निर्माण पाली में करवाया, और पोखरण के किले का निर्माण इसने कहां पे करवाया? जैसलमेर में करवाया। या फिर इसका क्या करवाया? पुनर्निर्माण इसने करवाया। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में? मालदेव के बारे में। और अगर हम आगे बात करें तो दोस्तों मालदेव ने क्या किया था? विवाह। अगर हम मालदेव के विवाह की बात करें, भाई साहब की मैरिज कहां हुई, शादी कहां हुई, मेन जिमना तो अपने यहां मिलेगा। विवाह देखो दोस्तों, अगर हम इसके विवाह की बात करें तो इनके टाइम पे जैसलमेर का शासक था। कहां पे? जैसलमेर में शादी हुई थी इनकी। ससुर जी का नाम था लूणकरण भाटी की पुत्री थी दोस्तों उमादेव। क्या नाम था? उमादेव। देखो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है यहां से। पुत्री क्या थी? ये पुत्री। देखो दोस्तों अपने राजस्थान में लूणकरण 2 है। एक लूणकरण बीकानेर का होता है जिसको कलयुग का कर्ण कहा जाता है। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? राव लूणकरण, लेकिन वो बीकानेर वाला है। ये कौन सा है? लूणकरण भाटी जैसलमेर का है। और इसकी पुत्री का नाम क्या था? उमादेव। इधर भाई साहब अपने कौन है? मालदेव जी। अब मालदेव जी भाई साहब बारात लेके पहुंच गए कहां पे? जैसलमेर। क्या हो रहा है भाई साहब? विवाह हो रहे हैं। क्या हो रहा है? विवाह। कब हो रहा है विवाह? 1536 ईस्वी में। तिथि भी बताऊं क्या? अपना कोई प्रतिभोज में थोड़ी जाना। 1536 ईस्वी में मालदेव का क्या हुआ? विवाह हुआ। किसके साथ में? उमादेव के साथ। ओ भाई साहब विवाह गलत हो गया है, पुत्री के साथ में। ये ससुर जी है। ये क्या है? ससुर जी है। उमादेव के साथ में विवाह हुआ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे होता क्या, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन कुछ जो गोपीनाथ शर्मा वगैरह बताते हैं वो ये है कि लूणकरण भाटी विवाह के बहाने मालदेव को जैसलमेर बुला के मारना चाहता था, और इस बात का पता चल गया उमादेव को। तो उमादेव ने ये बात बताई किसको? मालदेव को ये बात बता दी। तो फिर उमादेव ने ये बात बताई तो मालदेव गुस्से में आता है और उस पर क्रोध करता है। किस पे? उमादेव पे भी क्रोध करता है। और इस प्रकार से उमादेव किससे रूठ जाती है? विवाह की पहली रात
मतलब विवाह के समय, विवाह होने के जस्ट बाद किससे रूठ जाती है? मालदेव से रूठ जाती है। और मालदेव से रूठ के अभी हमने बात की ना, तारागढ़ दुर्ग किसके पास था? तारागढ़ दुर्ग भी किसके पास था? तो तारागढ़ दुर्ग किसके पास था? राव मालदेव के पास था। तो तारागढ़ अजमेर में आ जाती। कुछ इतिहासकार तो ये वाली यहाँ पे स्टोरी बताते हैं। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि ये शादी करके वापिस से जोधपुर आ गया, और जोधपुर आने के बाद में ये शादी की पहली रात उमादेव को इसके पास में आने में थोड़ा टाइम लग गया। तब तक ये शादी के नशे में किसी अन्य औरत को पकड़ लेता है, और उसको देख कौन लेती है? उमादेव देख लेती है। तो उमादेव इससे नाराज होकर तारागढ़ अजमेर में चली जाती है। तो कुल मिला के कुछ भी हो, उमादेव क्या हो गई? इससे क्या हो गई? नाराज हो गई। किससे नाराज हो गई उमादेव? तो उमादेव नाराज हो गई राव मालदेव से। और नाराज होने के कारण इतिहास में उमादेव रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। रूठी रानी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों कि इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रूठी रानी के नाम से उमादेव, क्योंकि ये ताउम्र रूठी हुई रही थी, ये फिर कभी भी वापिस जोधपुर नहीं आई थी। और मालदेव ने भी इसको मनाने के लिए प्रयास किया, और मालदेव ने इसको मनाने के लिए एक व्यक्ति को भेजा उमादेव को मनाने के लिए, और वो व्यक्ति था ईसरदास बारट। क्या नाम था उसका? ईसरदास बारट। ईसरदास बारट। ईसरदास बारट को भेजा मनाने के लिए। किसको मनाने के लिए? उमादेव को मनाने के लिए। मनाने के लिए मालदेव ने किसको भेजा दोस्तों? ईसरदास बारट को भेजा। अब जो मालदेव की अन्य रानियां थी ना वहां पे, वो भी तो सारी स्टोरी देख रही थी। तो अन्य रानियों को लगा कि यार अगर उमादेव मान के आ गई तो फिर यहाँ पे प्रभाव किसका हो जाएगा? उमादेव का प्रभाव हो जाएगा। तो अन्य रानियां नहीं चाहती थी कि उमादेव वापिस से जोधपुर में आए या मारवाड़ में आए। तो अन्य रानियों ने वापस उमादेव का स्वाभिमान जगाने के लिए एक व्यक्ति को पीछे पीछे भेज दिया। उमादेव तो इधर मान भी गई थी ईसरदास बारट से, उसने तो अपने कपड़े उपड़े अटैची में पैक कर लिए और निकल ही रही थी, और इतने में अन्य रानियों के द्वारा भेजा हुआ व्यक्ति आ गया। अन्य रानियों ने भेजा आशा बारट को। किसको भेजा? आशा बारट को भेजा। और आशा बारट ने जाके उमादेव का स्वाभिमान जगाया, और आशा बारट ने कहा कि मान रखे तो पीव रखे तजमान, दोई गयंद न बंद ही एकन खंबे ठान। कि अगर तेरे को मान सम्मान चाहिए तो पिए को त्याग दे, पति को त्याग दे, क्योंकि तू इतने दिन अब रूठ के यहाँ बैठी रही, अब आ जाएगी तो तेरा कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। और अगर तुझे पति चाहिए तो फिर तेरा कोई मान सम्मान नहीं है। जिस प्रकार दो हाथी कभी भी एक खंबे से नहीं बांधे जा सकते हैं, उस प्रकार या तो अब तेरे पास पति रहेगा या तेरे पास अब क्या रहेगा? मान सम्मान रहेगा। तो फिर उसका भी स्वाभिमान जाग गया वापिस, और उसने ईसरदास को कह दिया टाटा बाय बाय, मैं अब नहीं आ रही। तो इस प्रकार से जो अपने कौन है? उमादेव है, वो ताउम्र रूठी रही। कहां पे? तारागढ़ अजमेर में रूठ के बैठी रही, और फिर मालदेव की मृत्यु के बाद उसकी पगड़ी के साथ में उमादेव क्या हो गई थी? सती हो गई थी। तो दोस्तों इसी बात को वापस लिखने की जरूरत है या फिर नहीं है? चलो हम शॉर्ट में इसको लिख लेते हैं, ठीक है? लिखो इसमें उमादेव विवाह की पहली रात ही मालदेव से रूठ कर, जो भी कारण हो रूठने का, रूठ कर तारागढ़ उमादेव विवाह की पहली रात ही मालदेव से रूठकर तारागढ़ अजमेर चली गई। फिर बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखो, इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध, रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध। ठीक है दोस्तों, तो यह भी प्रश्न बनता है कि उमादेव रूठ के कहां रही थी? तो तारागढ़ अजमेर में रही थी। यह भी प्रश्न बनता है कि उमादेव किसकी पुत्री थी? तो जैसलमेर के राव लूणकरण भाटी की पुत्री थी। फिर उसके बाद आगे लिखो दोस्तों, मालदेव ने मनाने के लिए ईसरदास बारट को भेजा। फिर उसके बाद क्या हुआ? अन्य रानियों ने उमादेव का
स्वाभिमान जगाने के लिए स्वाभिमान जगाने के लिए आशा भारत को भेजा। आशा भारत को भेजा और इसने अपना काम बखूबी किया और फिर उमादे नहीं आई, आशा भारत को भेजा। उमादे उम्र भर तारागढ़ में ही रूट कर रही तथा मालदेव की मृत्यु के बाद मालदेव की मृत्यु के बाद उसकी पगड़ी के साथ सती हुई। उसकी पगड़ी के साथ सती हुई। ठीक है दोस्तों, ये हुई अपने उमादे के बारे में पूरी बात। हमने इसको इधर शॉर्ट में भी समझ लिया और इसको वापस से हमने क्या कर लिया दोस्तों, लिख भी लिया। तो उमादे अपने बहुत महत्वपूर्ण और यहां से 100% प्रश्न बनता है, तो आपको ये याद रखना है। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं कि मालदेव ने और क्या किया। हमने बात करी ना दोस्तों कि मालदेव ने बीकानेर पे अधिकार किया था, तो इनके समकालीन अगर हम बीकानेर के शासक की बात करें, कहां का शासक दोस्तों, बीकानेर। तो बीकानेर का राव मालदेव के समकालीन शासक था राव जेतसिंह। कौन था दोस्तों, राव जेतसिंह। देखिए दोस्तों, राव जेतसिंह बीकानेर का शासक था और इधर अपने जोधपुर के शासक की हम बात कर रहे हैं। जोधपुर का शासक कौन है दोस्तों, तो जोधपुर का शासक है मालदेव। अब देखो दोस्तों होता क्या है, मालदेव के सेनापति, दो बहुत ही वीर प्रसिद्ध सेनापति, और उन सेनापतियों का नाम है जेता और कुंपा। जेता और कुंपा। दोस्तों क्या हुआ कि मालदेव ने 1541 ईस्वी में, कब दोस्तों, 1541 ईस्वी में आक्रमण किया। किस पे आक्रमण किया, बीकानेर पे आक्रमण किया। और ये जो आक्रमण किया ना, ये युद्ध होता है पहोबा का युद्ध, आक्रमण। ठीक है, और ये कौन सा युद्ध है दोस्तों, पहोबा का युद्ध, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, तो पहोबा का युद्ध कब हुआ, 1541 ईस्वी में पहोबा का युद्ध हुआ। और इस पहोबा के युद्ध में जो मालदेव के सेनापति थे, कौन दोस्तों, जेता और कुंपा, उन्होंने आक्रमण किस पे किया, राव जेतसिंह पे आक्रमण किया। और इस आक्रमण में राव जेतसिंह की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। राव जेतसिंह रणभूमि में मारे गए। और राव जेतसिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम था दोस्तों कल्याणमल। क्या नाम था, कल्याणमल। एक का नाम था कल्याणमल और एक का नाम था दोस्तों भीम। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो हमने ये बात करी कि पहोबा का युद्ध बहुत महत्वपूर्ण युद्ध। पहला प्रश्न तो अपना ये बनता है दोस्तों कि पहोबा का युद्ध कब हुआ, तो 1541 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ, तो मालदेव और राव जेतसिंह के मध्य हुआ। इसमें जीत किसकी हुई, तो इसमें मालदेव की क्या हुई दोस्तों, जीत हुई। और इसमें हार किसकी हुई, तो इसमें हार किसकी हुई, राव जेतसिंह की हार हुई। अब देखो दोस्तों इसमें होता है क्या है, थोड़ी सी यहां से आप स्टोरी समझना आगे क्या होता है। देखो ये बात हो रही 1541 ईस्वी की, और हमने बात करी कि 1526 ईस्वी में दिल्ली में किसका शासन आ जाता है, मुगलों का शासन आता है, मुगल राजवंश दिल्ली में आ जाता है। 1526 से 1530 ईस्वी तक, 1526 से 30 तक मुगल वंश का संस्थापक बाबर। फिर 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर का बेटा था हुमायूं। कौन था दोस्तों, हुमायूं। 1530 में शासक बन गया। यह हुमायूं शासक रहेगा 1540 तक। 1530 से 1540 तक हुमायूं शासक रहा। और इसके बीच में यह रहेगा 1540 से, सॉरी, हुमायूं रहेगा 1530 से 1540 तक। अब यहां बीच में 1540 से लेकर 1555 तक हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में, बिलग्राम के युद्ध में, चौसा के युद्ध में, ये युद्ध हुए हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में। और इन युद्धों में हार हो जाती किसकी, हुमायूं की। और फिर 1540 से लेकर 1555 तक 15 सालों के लिए दिल्ली पर किसका अधिकार हो जाता है दोस्तों, शेरशाह सूरी का। ये मुगल राजवंश वापिस से हट जाता है, अफगान आ जाता है शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी दोस्तों वही है शेरशाह सूरी जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, शेरशाह सूरी। और अपने स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है, निर्माण कार्यों के लिए शेरशाह सूरी जाना जाता है। तो शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। अब दोस्तों मैं ये कह रहा हूं कि 1540 से लेकर
1555 तक कौन है? शेरशाह सूरी। फिर ये 1555 में हुमायूं वापस आ जाएगा। कौन आ जाएगा? हुमायूं वापस आ जाएगा। शेरशाह सूरी की अपने ही हाथ से गोली लगने के कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। 1555 में हुमायूं आया। फिर 1556 में हुमायूं की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो जाती है और 1556 में शासक बन जाएगा कौन दोस्तों? अकबर। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम मुगल काल इनके साथ में हमें पढ़ना पड़ेगा। अकबर 1556 से 1605 तक फिर अकबर रहेगा। अभी देखो दोस्तों क्या हुआ, 1541 में पोहबा का युद्ध हुआ और राव जैत सिंह की इसमें हार हो गई। तो राव जैत सिंह के जो पुत्र थे ना, कल्याणमल और भीम, वो कहां चले जाते दोस्तों? शेरशाह सूरी के पास में चले जाते और कल्याणमल और भीम ने शेरशाह सूरी की क्या कर दी? अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने बात करी पोहबा के युद्ध के बारे में। देखो अब इसी को आगे देखना आप कैसे क्या है। पोहबा के युद्ध के बाद, पोहबा के युद्ध के बाद राव जैतसिंह के पुत्र राव जैतसिंह के पुत्र कल्याणमल राव जैतसिंह तो मारा गया रणभूमि में। कल्याणमल व भीम शेरशाह सूरी के पास जाकर, शेरशाह सूरी के पास जाकर उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। अब बताओ दोस्तों, शेरशाह सूरी की अधीनता उन्होंने स्वीकार कर ली, तो अब बताओ उनके कहने पे शेरशाह सूरी जोधपुर पे आक्रमण करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना। अब देखो दोस्तों, हम यहां से समझते हैं। अपने दिल्ली में कौन है? अभी इधर दिल्ली का अब आक्रमण होगा। दिल्ली में कौन है? यहां पे शेरशाह सूरी। ठीक है दोस्तों, और शेरशाह सूरी कब से कब तक? तो 1540 से लेकर 1555, 15 सालों के लिए शेरशाह सूरी रहेगा। अब शेरशाह सूरी को किसने उकसाया? कल्याणमल और भीम ने उकसाया। और शेरशाह सूरी आक्रमण करेगा कहां पे? अपने जोधपुर। और जोधपुर में शासक कौन है अभी? मालदेव। ठीक है दोस्तों, तो इसने आक्रमण किया कहां पे? यहां पे मालदेव पे क्या किया? आक्रमण। ठीक है दोस्तों, और ये आक्रमण हुआ कब? तो 1544 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, और ये युद्ध कौन सा है? तो ये युद्ध है गिरी सुमेल का युद्ध। इसी गिरी सुमेल को युद्ध को जेतारण का युद्ध भी कहते हैं, क्योंकि गिरी सुमेल का मैदान कहां है? जेतारण पाली में। इसे जेतारण का युद्ध भी कहते हैं। याद रखना आप, जेतारण का युद्ध। ठीक है दोस्तों, अब मालदेव के हमने सेनापति की बात करी। एक तो कौन था? जेता, और एक कौन था? कुंपा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यह शेरशाह सूरी अपनी विशाल सेना लेके मालदेव के राज्य को चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहाँ पे घेरा डाल के बैठ जाते हैं। लेकिन शेरशाह सूरी को इस बात का डर था कि कहीं मैं मालदेव से हार नहीं जाऊं, क्योंकि मालदेव पहले 52 युद्धों का विजेता है, 53वां युद्ध यही हारा है मालदेव। तो शेरशाह सूरी को इस बात का डर था कि कहीं इस जोधपुर के चक्कर में मेरे से दिल्ली मेरे हाथ से नहीं निकल जाए। तो इस बात के डर के कारण शेरशाह सूरी ने सामने चल के आक्रमण नहीं किया। कई दिनों तक शेरशाह सूरी की सेनाएं मालदेव के राज्य को, अपने जोधपुर को घेर के बैठी रही। उसके बाद में उसने एक षड्यंत्र रचा, और उसने षड्यंत्र के तहत क्या किया कि उसने कुछ रुपए, कहते हैं 20-20 हजार रुपए जेता और कुपा के पास में भिजवाए। जेता और कुपा को तो पता ही नहीं था। 20-20 हजार रुपए का और एक पत्र लिख के भिजवाया कि तुम अपने लिए कुछ कंबल और सिरोही की तलवारें खरीद लेना। ऐसा पत्र तो यहाँ भिजवा दिया, पैसे और पत्र। उनको तो पता ही नहीं था, तब तक वो यहाँ पहुंच गए। और उसने इसी के साथ शेरशाह सूरी ने एक पत्र भिजवाया मालदेव के पास में, और मालदेव के पास जो पत्र भिजवाया उसमें यह लिखा कि तुम्हारे जो वीर सेनापति है जेता और कुपा, वो हमारी तरफ मिल चुके हैं और जो युद्ध होगा उसमें वो हमारे साथ देंगे। उन्होंने हमसे पैसे ले लिए, और अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो तो तुम अभी उनके शिविरों में जाके इसको प्रमाणित कर सकते हो, या अभी तुम जाके देख सकते हो। तो मालदेव को भी शंका हुई, तो मालदेव ने जेता और कुंपा के शिविरों का निरीक्षण करवाया, और निरीक्षण करवाया तो जेता और कुंपा के शिविरों में वो पैसे मिल गए। तो फिर मालदेव को लगा कि वास्तव में जेता और कुंपा शेरशाह सूरी की तरफ मिल चुके, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था।
तो मालदेव को अब शंका पैदा हो गई और मालदेव को लगा कि ये मुझे रणभूमि में मार देंगे। तो मालदेव क्या करता है, आधी रात को चुपचाप अपनी आधी सेना लेके कहां पे आ जाता है, रणभूमि छोड़कर जोधपुर आ गया। अब इस बात का पता जब जेता और कुंपा को लगा तो जेता और कुंपा कि हमारे ऊपर तो बदनामी का दाग लग चुका है, अब उस दाग को अगर ये यहां से बिना लड़े जाए तो वो दाग इनके ताउम्र रह जाता है। तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर वहां से रणभूमि से वापस लौटने की बजाय शेरशाह की सेना से युद्ध करना उचित समझा। और फिर जेता और कुंपा आधी सेना के साथ में बड़ी सूरवीरता के साथ में शेरशाह सूरी के साथ में युद्ध करते हैं। और शेरशाह सूरी को अपनी हार निकट देख के बीच युद्ध में नमाज का बहाना करके कुछ देर के लिए उसने युद्ध रोका। तब तक उसके और पीछे जो सैनिक थे वो भी आगे। उसके बाद भयंकर युद्ध हुआ और शेरशाह सूरी अंत में जाके उस युद्ध में जीता। किसमें, गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी जीत जाता है और दोनों ही जेता और कुंपा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जेता और कुंपा क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं। और गिरी सुमेल के युद्ध में जीत किसकी हो जाती है, जीत हो जाती है शेरशाह सूरी की। लेकिन शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से और अंतिम समय में जीता, ठीक है। तो इस कारण से उसने जीतने के बाद में क्या कहा कि मुट्ठी पर बाजने के लिए अभी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। लिखो यही बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है। महत्वपूर्ण बात यह है, शेरशाह सूरी मुश्किल शेरशाह सूरी मुश्किल से युद्ध जीता। इसलिए उसने युद्ध जीतने के बाद कहा कि क्या कहा दोस्तों, कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण बात कि किस युद्ध विजय के बाद में शेरशाह सूरी ने यह कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो दोस्तों किस युद्ध के बाद, गिरी सुमेल के युद्ध के बाद। कौन सा युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध। ठीक है दोस्तों, और ये गिरी सुमेल का युद्ध हुआ कब था, तो कब हुआ दोस्तों, 1544 ईस्वी में। इसमें भी डेट की बात करें, एक बार पूछी हुई है, 5 जनवरी। कब हुआ था, 5 जनवरी 1544 ईस्वी को गिरी सुमेल का युद्ध किसने जीत लिया, फिर शेरशाह सूरी ने जीत लिया। और शेरशाह सूरी ने इस युद्ध जीतने के बाद में दोस्तों क्या कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों इसके बाद में हुआ क्या था, इधर देखना। अभी हमने बात करी ना कि मालदेव रणभूमि छोड़ के कहां चला गया, जोधपुर चला गया। तो फिर इस युद्ध के बाद में इसने, शेरशाह सूरी ने अपनी सेना के 2 भाग किए और एक भाग को तो अजमेर पर आक्रमण करने के लिए भेजा, एक टुकड़ी को, और आधी सेना को भेजा जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि जोधपुर पर कौन चला गया था, अपने मालदेव चला गया था। ठीक है, तो यही बात आप आगे लिखोगे कि सूरी ने इस विजय के बाद जोधपुर पर आक्रमण किया। ठीक है दोस्तों, अब जोधपुर पर आक्रमण किया और मालदेव कहां था, जोधपुर में था। तो मालदेव ने क्या किया, मालदेव जोधपुर छोड़कर सिवाना चले गए। कहां चले गए, सिवाना चले गए एवं जोधपुर पर शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। शेरशाह सूरी का
अधिकार हो गया, अधिकार हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से मालदेव, बहुत बार प्रश्न बना हुआ है कि शेरशाह सूरी के जोधपुर पर आक्रमण किया था तो उसमें मालदेव ने कहां शरण ली थी, तो मालदेव ने कहां पे शरण ली, सिवाना, ये सिवाना सी की मात्रा इधर आएगी ना इन दिन करते हुए से, सिवाना दुर्ग में, सिवाना दुर्ग। तो दोस्तों सिवाना दुर्ग के बारे में एक बात आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है, क्या है वो बात, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली, मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली। किस दुर्ग को कहा जाता है, शासकों की शरण स्थली, शरण स्थली। तो दोस्तों मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली किस दुर्ग को कहा जाता है, तो सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। सिवाना दुर्ग है कहां है, तो दोस्तों ये बाड़मेर में है, कहां पे है, बाड़मेर में। और इसको जालोर दुर्ग की कुंजी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जालोर दुर्ग की कुंजी, दुर्ग की कुंजी। तो किस दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है, तो जालोर दुर्ग की कुंजी भी किसको कहा जाता है दोस्तों, सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। अब देखो दोस्तों होता है क्या है, जोधपुर पे माल इसका शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। अब उधर 1500, ये बात कब की है, 1544 की है। तो अब जोधपुर, अब ये मालदेव कहां पे रह रहा है, सिवाना में ले रहा है। लेकिन 1555 ईस्वी में जब मृत्यु हो जाती है किसकी, सूरी की मृत्यु हो जाती है, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। और शेरशाह सूरी के बाद में 1555 से 1556 तक वापिस कौन आ जाता है दोस्तों, हुमायूं आ जाता है। हुमायूं आता है तो हुमायूं फिर इधर ध्यान नहीं दे पाता है, तो फिर उसके बाद 1555 में ये जो अपने कौन, मालदेव सिवाना से वापिस कहां आ जाते हैं, अपने जोधपुर आते हैं और फिर जोधपुर पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। तो यही बात हमें लिखनी है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद, शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद मालदेव ने पुनः जोधपुर पर अधिकार कर लिया, जोधपुर पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और ये तो सूरी साम्राज्य वापिस से खत्म हो गया, बिल्कुल अधिकार कर लिया। और दिल्ली में अपने कौन आ गए, मुगल आ गए। शेरशाह सूरी पुनः, मालदेव ने, ये मोलदेव लिख दिया दोस्तों, मालदेव क्या है ये, मालदेव ने पुनः क्या कर लिया, यहाँ पे अधिकार कर लिया, मालदेव ने पुनः अधिकार कर लिया। अब देखो दोस्तों उसके बाद मालदेव कहां पे, जोधपुर में अपना शासन चला रहा है। ठीक है, अब होता क्या है, अगर हम इस मालदेव की बात करें तो मालदेव ने अपने जीते जी अपने साम्राज्य को अपने पुत्रों में बांट दिया था। मालदेव के 4 पुत्र थे दोस्तों, कितने पुत्र थे, 4 पुत्र। हम इसी हिस्ट्री को अब आगे बढ़ाने वाले हैं वापिस। मालदेव के कितने बेटे थे, 4 बेटे थे। सबसे बड़ा बेटा था राम, क्या नाम था उसका, राम। उसके बाद में राम के बाद छोटा बेटा था उदय सिंह, क्या नाम था, उदय सिंह। इसी उदय सिंह के बाद में तीसरा बेटा था चंद्रसेन। ये प्रश्न बना हुआ है, चंद्रसेन राव मालदेव का कौन से नंबर का पुत्र था, तो तीसरे नंबर का चंद्रसेन। और एक बेटा था रायमल, क्या नाम था, रायमल। ठीक है दोस्तों, तो इसने अपने साम्राज्य को इन पुत्रों में बांट दिया और इसने राम को गुंदोज का परगना दिया। कौन सा परगना दिया, गुंदोज। गुंदोज का क्या दिया दोस्तों, परगना। तो गुंदोज का परगना किसको दिया, गुंदोज का परगना दिया राम को। उदय सिंह को दिया फलोदी का परगना। कौन सा दिया, फलोदी। फलोदी का परगना दिया उदय सिंह को। और चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उत्तराधिकारी किसको बनाया दोस्तों, अपना उत्तराधिकारी बनाया चंद्रसेन को। और रायमल को मेड़ता का परगना दिया, मेड़ता। रायमल को क्या दिया, मेड़ता का परगना दिया, मेड़ता का परगना दिया। ठीक है दोस्तों, अब ये हुआ क्या, देखो यहां से आप देखना कि राम और उदय सिंह, राम बड़ा था उसके बावजूद राम को जब मालदेव ने उत्तराधिकारी नहीं बनाया तो राम नाराज हो गया। राम और उदय सिंह दोनों ही नाराज होके किसके पास चले जाते हैं, तो ये बात कब की है दोस्तों, ये बात मालदेव के अंतिम समय की है। और उस समय दिल्ली में कौन आ जाता है दोस्तों, अकबर आ जाता है। क्योंकि 1556 में कौन आ गया दोस्तों, अकबर आ गया। अकबर शासक बन जाता है 1556 में, जो कि 1605 तक अकबर शासक रहेगा। तो उदय सिंह और राम दोनों ही कहां पे चले जाते हैं दोस्तों, अकबर के पास में चले जाते हैं। कहां चले गए, अकबर के दरबार में जाके अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। और इसी कारण फिर चंद्रसेन और अकबर के मध्य में जो वैमनस्य चलेगा वो इन दोनों के कारण ही चलेगा। फिर अकबर का नागौर दरबार वगैरह ये सारी बातें आगे होने वाली है। तो दोस्तों अब हम जो अगला शासक पढ़ेंगे वो अपना शासक कौन होगा, राव चंद्रसेन, जो कि मारवाड़ का प्रतापी शासक, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, मारवाड़ का प्रताप
आदि उपनामों से जाना जाता है। तो दोस्तों हम अगली क्लास में बात करने वाले किसके बारे में, राव चंद्रसेन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये मारवाड़ का जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो आपको बिल्कुल समझ में आएगा और बहुत आनंद के साथ, और हमने इस इतिहास को बहुत ही विस्तार के साथ में पढ़ने की कोशिश करी है। तो दोस्तों मिलते हैं हम कल अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहो और पढ़ते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।